नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। कई सारे कैंडिडेट्स की तरफ से ये मैसेज आया है कि मॉडर्न इंडिया के क्लासेस को भी स्टार्ट किया जाए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम एंशिएंट इंडिया के साथ साथ मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स को भी मैं अब डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा। आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस और इन लेक्चर को देख सकते हैं और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स को मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, इससे कि आपको आसानी होगा सारे वीडियोस को फाइंड आउट करने में या सर्च करने में। ठीक है, चलिए तो अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शुरुआत करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंडिया को अगर हम एग्जाम की दृष्टि से अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या किसी भी अदर एग्जाम के लिए हो, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस क्या है जो उसे जरूर पढ़ना चाहिए और हर एक कैंडिडेट को कवर करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला जो सोर्स उभर के आता है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, और जब हम एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं तो एनसीईआरटी तो काफ़ी सारे हैं। तो इसमें आपको कौन से एनसीईआरटी पढ़ने हैं जो कि आपके मॉडर्न इंडिया के लिए या मॉडर्न इंडिया से डील करते हैं। तो जो सबसे पहला एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है वो है क्लास 8th का एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 8th का एनसीईआरटी है। और दूसरा कौन सा है, क्लास 12th का एनसीईआरटी। क्लास 12th के एनसीईआरटी बेसिकली आपको 3 पार्ट्स में मिलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, पार्ट 2 मिडिवल इंडिया से रिलेटेड है और पार्ट 3 जो है वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। तो आपको पार्ट 3 पढ़ना है अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं। तो क्लास 8 का एनसीईआरटी और क्लास 12 का एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी है ये मॉडर्न एनसीईआरटी है। मॉडर्न एनसीईआरटी का मतलब अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जस्ट एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए और क्लास 8 और क्लास 12 की एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये मॉडर्न एनसीईआरटी है, मैं ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर जब एक बार आपने एनसीईआरटीज को कवर कर लिया है तो उसके बाद आप क्या आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स के तौर पे पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं। अगर आप पीटी प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव के साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपका डेवलप होते जाए ताकि जिससे आपको कि इस सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो, तो उसके लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए। बिपिन चंद्रा का कौन सा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस बुक के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोर्स में आपका ये हो गया। और जब आपने ये सारे के सारे सोर्सेज जब कवर कर लिए हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पीवाई क्यूज। अगर आपने पीवाई क्यूज नहीं सॉल्व किया हुआ है तो याद रखिए ये जितना भी आपने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में 50% है, क्योंकि आप टॉपिक को तो समझ जाएंगे लेकिन टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक एग्जाम में किस तरीके से किसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आइडिया आपको किससे मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू से। तो पीवाई क्यू आप जरूर पढ़ें हर अपने टॉपिक को कवर करने के बाद। ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स होंगे, बट आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि अब जब सारे अगर चीज अगर हमें करना है तो हम इस चैनल पे आखिर क्यों हैं, तो आपको मेरे लेक्चर्स में क्या मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं लेक्चर्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा जो मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसमें हम हर टॉपिक को कवर करते हुए करेंगे और इस तरीके से मैं कवर करूंगा कि इवन एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, पीवाईक्यूज जो कि बेसिकली हर टॉपिक के ओवर होने के बाद में मैं लास्ट में मैं उसे कवर किया करूंगा, जिसमें सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी के बहुत सारे जैसे अदर एग्जाम होते हैं जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, तो जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट पीसीएस, इन सभी के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे इस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसको मैं कवर करूंगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए और आसानी से और फास्ट तरीके से आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है,
और आप सभी को बस खाली इसे ध्यान से सुनते जाना है, नोट डाउन करते जाइए और टाइमली रिवीजन करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ में। तो अगर एक रफ आइडिया आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, कि मॉडर्न इंडिया आप सभी को कहां से कहां तक कवर करना है, या मॉडर्न इंडिया बेसिक जब हम कहते हैं तो इसमें किस टाइम से लेके किस टाइम पीरियड तक आपको पढ़ना है। तो बेसिकली इसका जो हम शुरुआत जो करते हैं वो है 18th सेंचुरी से लेके इंडिया की फ्रीडम और पार्टीशन तक। 18th सेंचुरी यानी कि बेसिकली 1700 से लेके और 1947 तक के पीरियड को हम इसमें कवर करते हैं। एक लैंडमार्क अगर हम देखना चाहें तो इसमें 1707 को माना जाता है, जब मुगल एम्परर औरंगजेब का डेथ होता है और वहां से बहादुर शाह वन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो वहां से लेके 1947 तक, अगर इसमें कुछ इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं, कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, कैसे ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन होता है, फिर किस तरीके से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चलता है, और फिर किस तरीके से इंडिया को फ्रीडम मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसी पॉइंट्स को हमें कवर करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप अपने दिमाग में जरूर फिट कर लें। ठीक है, चलिए अब जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है 18th सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जो जहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है। इस टॉपिक को बेसिकली हम 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अंडरस्टैंडिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, राइज ऑफ रीजनल पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ऐसे तो यूरोपियन पावर्स का जो एडवेंट होता है वो तो 15th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो जाता है, पोर्चुगीज के आने से, लेकिन हम एक कंसोलिडेटेड पिक्चर बनाने के लिए हम उस इवन अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स को भी इसी टॉपिक में कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना फाउंडेशन, किस तरीके से ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन होता है इंडिया में। ठीक है, तो जो सबसे पहला आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो हमें ये जानना है कि आखिरकार इतिहासकार मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को कैसे दिखाते हैं या कैसे समझाते हैं। ठीक है, मुख्यतः अगर हम बात करें तो इसमें हमें 2 कैटेगरी देखने को मिलता है। ठीक है, 2 कैटेगरी हमें देखने को मिलेगा। पहला है ओल्ड स्कूल, जिसे कि हम ओल्ड हिस्टोरियोग्राफी भी कहते हैं, और जो दूसरा है वो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे डिवाइड करके समझते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में इसे 2 पॉइंट्स में समझाया जाता है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में 2 पॉइंट्स में समझाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसमें कहा जाता है कि क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि वीक एम्परर्स और कमांडर थे जो कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कमजोर बादशाह का होना, और व्यक्तित्व का एक संकट था जिसमें कमजोर बादशाह और वीक कमांडर्स होते हैं, अयोग्य राजनयिक। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बिगॉटेड पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, यानी और या फिर बिगॉटेड रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, यानी कि विशेष रूप से औरंगजेब की विभाजनकारी नीतियां, जो धार्मिक नीतियां थी, इनको दोषी ठहराया जाता है और कारण माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का। इसमें इन्होंने इस कैटेगरी के इतिहासकारों ने बेसिकली दिखाया है कि किस तरीके से औरंगजेब के कुछ डिसीजंस थे जिन्होंने कि उस टाइम के हिंदुओं को अंपायर से एलिनेट कर दिया, और चूंकि हिंदू जो थे उस समय पे बहुमत थे, तो जब सरकार से जब नहीं जुड़ेगी तो सरकार का पतन होना तो निश्चित ही है, और इस कारण से मुगल अंपायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो दो आइडियाज हैं जो कि हमें ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है, through which they try to make us understand that how the decline of the Mughal Empire took place. इन दोनों आइडियाज को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में चैलेंज किया गया है और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि मुगल अंपायर के डिक्लाइन का कारण कोई क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी ना होकर मुगल इंस्टीट्यूशन के इनहेरेंट वीकनेसेस थे। कहने का मतलब ये है कि मुगल संस्थाओं की कुछ अंदरूनी कमजोरियां थी जिसके कारण से मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ। पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि जागीरदारी क्राइसिस, बेसिकली 18वीं सदी में एक जागीरदारी क्राइसिस उभर के आता है, या फिर मुगल टाइम में हमें एक जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिलता है। जागीरदारी क्राइसिस को बेसिकली आप एक इकोनॉमिक चैलेंज के तौर पे समझ सकते हैं। इकोनॉमिक चैलेंज, एक आर्थिक संकट उभर के आता है जो कि मुगल अंपायर के पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनके कंसेप्चुअल पार्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपके थोड़े से पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए हर एक चीज को ब्रीफ तरीके से टेबल में बना के लिख लिया है। आप सब भी इसे एग्जैक्टली इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में समझते हुए भी चलिए। तो ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में हमें देखने को मिलता है कि इन इतिहासकारों ने सिर्फ मुगल एम्परर्स को रिस्पॉन्सिबल माना मुगल अंपायर के डिक्लाइन के लिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है देयर वाज क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी, और क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने क्या दिखाया, वीक एम्परर्स एंड इनकॉम्पिटेंट कमांडर्स। तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे मुगल अंपायर के डिक्लाइन होने का कारण है सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्परर्स। ठीक है, इनके जो समझने का जो मापदंड, जो पॉइंट इन्होंने रखा क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी का, अगर इस मापदंड को अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे के पूरे मुगल एम्परर्स को, जो पूरे ऐसे तो स्टार्ट होता है जहीरुद्दीन बाबर से लेके, लेकिन एक मेन पॉइंट जो इवॉल्व जो होता है वो अकबर से स्टार्ट होता है और मुहम्मद शाह तक जाता है। ऐसे जो लास्ट एम्परर होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह टू, जिनको कि ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस किया था। लास्ट मुगल एम्परर वही होते हैं, उसके बाद से प्रिंसेस के सिर्फ टाइटल थे। तो अकबर से लेके और अगर हम मोहम्मद शाह तक अगर बात करें तो इन इतिहासकारों ने इन्हें दो कैटेगरी में बांटा। अकबर से लेके औरंगजेब तक को रखा गया अर्ली मुगल्स में, और उसके बाद के जो रूलर्स थे बहादुर शाह वन से लेके मोहम्मद शाह तक, इन्हें लेटर मुगल्स कहा गया। ठीक है, और एक तो इन्होंने पर्सनालिटी को इस तरीके से कैटेगराइज किया। अगर आप इन्हें किसी निमोनिक एड के थ्रू याद करना चाहते हैं, अगर आप, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा भी जाए, तो आप देख भी सकते हैं कि अकबर जब सनातन माहौल में आए, जनता की फरियाद देखकर शाही मुहर लगाए। तो आप इस, मैंने वर्ड को हाईलाइट कर दिया है, आप इसके थ्रू यहाँ से अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है, फिर औरंगजेब है, फिर जहानदार शाह है, फिर फारूक शियार है, फिर रफ़ी दराजत है, फिर शाहजहां टू है, और फिर मोहम्मद शाह है। तो ये तो आपको इजीली याद हो ही जाता होगा अकबर से लेकर औरंगजेब तक। लेटर मुगल्स में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो फारूक शियार है और मोहम्मद शाह हो जाते हैं। तो अगर आप इस निमोनिक एड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ों को रिमेंबर करने में। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में हमने देखा कि कैसे इन्होंने पर्सनैलिटी सेंटर्ड डिक्लाइन ऑफ द मुगल अंपायर को समझाने का कोशिश किया। और फिर बाद में इन्होंने क्या कहा कि चूंकि लेटर मुगल्स जो थे वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे, तो यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स उन्हें क्यों हरा पाए। ब्रिटिशर्स के जीतने का कारण उन्होंने क्या बताया कि इनकॉम्पिटेंट मुगल रूलर्स थे, और चूंकि इनकॉम्पिटेंट मुगल रूलर्स थे तो इंडिया कॉलोनाइज हो गया, और इसके लिए, और ये भी एक कारण बना डिक्लाइन ऑफ द मुगल अंपायर का। ठीक है, वो इस तरीके से चीजों को समझाने का कोशिश करते हैं।
तो जब अगर हम बात करें ओल्डर हिस्टोरिकल राइटिंग्स को, अगर हम एनालाइज करते हैं, अगर हम इनके पॉइंट को अगर एनालाइज करें या एनालिटिकल तरीके से देखें, तो इनके कुछ फीचर्स उभर के आते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि इनका एक नैरो आउटलुक है। सिर्फ और सिर्फ एक इतने बड़े साम्राज्य को, जो कि लगभग लगभग पैन इंडिया का एक साम्राज्य उभर के आता है, उसको ये बताते हैं कि कुछ लिमिटेड पर्सनैलिटीज के कारण से ही एक अंपायर डिक्लाइन कर गया। दूसरा, जो इन्होंने अर्ली और लेटर मुगल्स का जो कंपैरिजन जो किया, वो किस बेसिस पे किया ये भी हमें कुछ पता नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट था, ओवरलुक्ड अदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो देखिए, जब भी आप सभी जानते भी होंगे कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम उसे कई सारे कैटेगरीज में बांट के देखते हैं। उसके पॉलिटिकल, उसके इकोनॉमिक, उसके सोशल, उसके कल्चरल, इन सारे एस्पेक्ट्स में हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो हमें तो अदर किसी एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं देखने को मिलता है। क्या सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी का क्राइसिस होता है, और बाकी सारे के सारी चीजों उस समय क्या हो रहा था? क्या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, क्या कोई सोशल प्रॉब्लम था, क्या कोई कल्चरल टेंशन था? तो इन सारी चीजों के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरीके से इनका जो एक्सप्लेनेशन जो था, वो बेसिकली बहुत ही नैरो हो जाता है। वो इतना लॉजिकल नहीं हो पाता है जिससे कि हमें एक लार्जर पिक्चर मिले कि किस तरीके से हम मुगल अंपायर के डिक्लाइन को समझे। ठीक है, तो इसी इनएडिक्वेसी को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में आइडेंटिफाई किया गया, और उन्होंने बताया और समझाया कि किस तरीके से हमें मुगल अंपायर के डिक्लाइन को समझना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने, इन इतिहासकारों ने ये दिखाया कि इस टाइम में कोई क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी नहीं, किसी व्यक्तित्व का कोई संकट नहीं था, बल्कि कई सारे एबल कमांडर्स थे जिन्होंने कि अपने इस टाइम पे एप्ट लीडरशिप और मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाया। ठीक है, कई सारे ऐसे लीडरशिप या लीडर्स या जनरल्स इस टाइम पे थे जिन्होंने कि एप्ट लीडरशिप और मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाया था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सैयद ब्रदर है, निजामुल मुल्क है, सदत खान है, सफदर जंग है, सवाई राजा जयसिंह है। अगर हम बात करें निजामुल मुल्क के बारे में, इन्होंने हैदराबाद को एस्टैब्लिश किया था। मुर्शीद कुली खान के अंदर में बंगाल का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और ऐसे कई सारे ऐसे नए नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इंडिया में इस टाइम पे उभर के आते हैं, जो कि शो करते हैं कि उनके अंदर में लीडरशिप कैपेबिलिटी था। और ये बात अगर आप खुद से भी समझना चाहें कि अगर आप एक जगह पे पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके अंदर में मिलिट्री कैपेबिलिटी होगा, तो आप सिर्फ उस मिलिट्री कैपेबिलिटी से किसी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। उसे सस्टेन करने के लिए आपको एक इकोनॉमिक रिसोर्स चाहिए। आपको सपोर्ट करने के लिए आपको एक सोशल बेस का आवश्यकता होता है। इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में पॉपुलेशन हो, यानी कि पीपल हो। जब तक पीपल से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं? और जब एक इंसान के अंदर में हम देखते हैं कि इतने सारे कैपेसिटीज अगर अवेलेबल हैं, वो लोगों को, वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पीपल हो, तो हम कैसे मानेंगे कि उसके अंदर में लीडरशिप की कमी है? ये तो पॉइंट मानना ही अपने आप में एक तरीके से इलॉजिकल पॉइंट दिखता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी को तो बता दिया कि हाँ, किस तरीके से ये जो पॉइंट ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में जो दिखाया या समझाया गया, ये कैसे अपने आप में इरेशनल है और इलॉजिकल है। ठीक है, लेकिन इससे हमें ये कैसे समझ में आएगा कि हम तो टॉपिक जिस चीज को जानना चाहते हैं, हम ये थोड़ी, हमारे सामने ये क्वेश्चन नहीं है कि वेदर देयर वाज क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी और वेदर देयर वाज प्रेजेंस ऑफ पर्सनैलिटी। हमारा क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर। तो इस कारण से हमें मुगल अंपायर के डिक्लाइन को हम कैसे समझे, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है, मुगल अंपायर का डिक्लाइन होता है, ये तो एक फैक्ट है। तो अगर क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी नहीं था तो क्या था? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने इस पॉइंट को तो खंडन कर दिया, लेकिन हम इसे समझे कैसे? तो ये जो अगर कहा जा रहा है कि लीडरशिप में क्राइसिस नहीं था, तो क्या रीजन था? तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में, या जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, वो समझाते हैं, वो बताते हैं कि इस टाइम के जो लीडर्स जो थे, उनमें लीडरशिप का क्राइसिस नहीं था,
बल्कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में प्री ऑक्युपाइड थे। इस टाइम के जो लीडर्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ऑक्युपाइड थे, यानी कि अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त थे। ठीक है, इन्हें कोई मतलब नहीं था कि मुगल साम्राज्य का फ्यूचर क्या होगा। मुगल साम्राज्य की इन्हें भाग की कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, और इसलिए जब मुगल साम्राज्य में इस टाइम में कई सारे चैलेंजेस आए, जैसे मराठाओं से चैलेंज मिला और फाइनली जाके ब्रिटिशर्स की तरफ से जब चैलेंज मिला, तो इन्हें कोई लेना देना नहीं था। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना जो इन्होंने रीजनल किंगडम जो एस्टैब्लिश किया, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल तरीके से, सिर्फ और सिर्फ उस सत्ता को मेंटेन करना और अपनी गद्दी को मेंटेन करना ही इनका एक मात्र कारण था, एकमात्र इनकी जिंदगी का उद्देश्य था, फैक्टर था। ठीक है, तो बेसिकली देयर वाज नॉट अ क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी, देयर वाज नॉट dearth ऑफ लीडरशिप, but rather these leaders were occupied in their self business, in their self dream और in their self interest। ठीक है, और जब चैलेंज आया मुगल अंपायर के ऊपर, तो कोई भी नहीं था जो कि उस टाइम पे एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये हमें एक तरीके से अगर हम ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी के कंपैरिजन में देखते हैं तो ये हमें थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम इस पॉइंट्स को देखते हैं कि ये लीडर्स, हमने पहले देखा कि एक तो इनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन फिर हमारे सामने ये भी बात आता है कि अगर ये लीडर्स अगर सेल्फ सेंटर्ड थे, अगर ये सेल्फिश मोटिव के साथ थे, तो आखिर इन्हें मुगल अंपायर के साथ में ये जुड़े ही क्यों इन्हें मुगल अंपायर में ऑफिसर्स बनाया गया, नोबल्स बनाया गया, या जिसे हम मनसबदार कहते हैं, क्यों बनाया गया? अगर ये जो लीडर्स थे ये अगर केपेबल थे, तो क्या सिचुएशन हुआ जिससे कि ये लीडर स्वार्थी हो गए? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है कुछ कुछ हमारे सामने उभर के आते हैं। अगर इस टाइम पे अगर शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, तो वो क्यों कमजोर हो गई? आखिर इन सारे चीजों के पीछे का होने का कारण क्या था? तो इन सारे चीजों का जवाब दिया, किसमें जवाब दिया गया? जवाब दिया गया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। इसे बताया गया किस तरीके से? इन्होंने बताया कि the very factor which was responsible for the decline of Mughal Empire was not the crisis of personality as stated and as defined by in the older historiography. Rather, there was an inherent weakness in the Mughal institution। यानी कि मुगल संस्थाओं में कुछ ऐसी अंदरूनी कमजोरियां थी जिसके कारण से मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ। अब क्या है इस इनहेरेंट वीकनेस का कंसेप्ट? चलिए अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो इतिहासकारों का यह मानना है कि मुगल अंपायर का जो स्टेबिलिटी था, उसके लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर मुगल अंपायर का स्टेबिलिटी रिसाइड करता था, वो था मनसबदारी सिस्टम। यहां पे है, मैंने लिखा भी हुआ है मनसबदारी सिस्टम। तो ये जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने कि मुगल अंपायर को एक सुपर पावर के तौर पे रखा हुआ था। ठीक है, और सिर्फ सुपर पावर के तौर पे नहीं, बल्कि एक इफिशिएंट और एक गुड गवर्नेंस में भी मुगल अंपायर को मदद किया हुआ था मनसबदारी सिस्टम को। ठीक है, इस मनसबदारी सिस्टम को बेसिकली हम पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप के तौर पे समझते हैं। मनसबदारी सिस्टम को बेसिकली पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप के तौर पे समझा जाता है, जहां पे पेट्रन कौन है? पेट्रन है बेसिकली मुगल एम्परर, और क्लाइंट कौन है? बेसिकली जो मनसबदार होते थे। ठीक है, मनसबदार को बेसिकली क्लाइंट कहा जाएगा। तो मनसबदार बेसिकली क्या है? जो उस टाइम की जो मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी थी, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी यानी कि उस टाइम के जो नोबल्स जो हुआ करते थे, उन्हें बेसिकली कहा जाता था। तो एक रिलेशन था मुगल एम्परर्स और उनके नोबल्स, उनके मनसबदार के बीच में। ठीक है, इस रिलेशनशिप को, यानी कि ये जो पेट्रन क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है, जो मनसबदारी
सिस्टम का जो रिलेशनशिप था, इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जो मनसबदार होंगे वो टोटली सिर्फ और सिर्फ अपने मुगल बादशाह के प्रति वफादार रहेंगे। तो मनसबदार का बेसिकली टोटल जो एजेंडा क्या था कि इस एक तो कई सारे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, जैसे मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, पर इसका जो इसेंस जो था उसको इसेंस में इस तरीके से बनाया गया था कि जो मनसबदार हैं वो कंप्लीटली मुगल अथॉरिटी के प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, अब वफादारी किस तरीके से इंश्योर किया जाता था? अब जैसे मनसबदार का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, उनकी नियुक्ति, प्रमोशन के बारे में बात करें, पदोन्नति, डिसमिसल यानी कि अगर उन्हें सर्विस से अगर हटाना है या उनको कुछ एलोकेट करना है, जैसे जागीर का उन्हें सैलरी दो तरीके से दिया जाता था मनसबदार्स को, या तो एक नकद के तौर पे दिया जाता था यानी कि कैश सैलरी के तौर पे, और कुछ को अगर कैश सैलरी अगर नहीं दिया जा रहा है तो जागीर के तौर पे यानी कि उन्हें लैंड ग्रांट दिया जाता था। एक पर्टिकुलर एरिया उन्हें दे दिया जाएगा और इस एरिया से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो मनसबदार के हिस्से में आएगा और मनसबदार उसके थ्रू अपना एक मिलिट्री कंटिजेंट को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से था। तो ये जो सारा का सारा जो प्रक्रिया, जो मनसबदार को जो बेनिफिट जो मिलता था, ये किसके ऊपर बेस्ड था? सब कुछ बेस्ड था पेट्रन के ऊपर यानी कि मुगल एम्परर के ऊपर। तो जब सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्परर के थ्रू, तो पूरा का पूरा जो एलिजियंस जो था वो बेसिकली डिपेंड आपको दिखाना है अपने एम्परर के थ्रू। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि इंश्योर किया गया कि अगर आप मनसबदारी सिस्टम में अगर आप जुड़ते हैं, और इसी बेसिस पे मुगल अंपायर का एक हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम के थ्रू सबसे पहले आपने एक आर्म्ड कंटिजेंट को खड़ा किया है। एक आर्म कंटिजेंट, इस आर्म कंटिजेंट का लीडर कौन है? मनसबदार। तो ये जो आर्म कंटिजेंट है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है मनसबदार के ऊपर, और मनसबदार जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है मुगल एम्परर के ऊपर। तो इस तरीके से एक सिस्टम बंधा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं था, मनसबदार को बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी उसका एक रैंक होता था, सिस्टम होता था, जिसे हम जाट कहते हैं और सवर कहते हैं। जाट बेसिकली मनसबदार के पर्सनल रैंक को शो करता है, और सवर होता था बेसिकली कि उसे कितने घुड़सवार मेंटेन करके रखने हैं। तो इससे उसका जो मुगल ब्यूरोक्रेसी में यानी कि मुगल नौकरशाही में अगर हम बात करें तो उसके पोजीशन को भी डिटरमाइन करता था। जितना ज्यादा उसका पोजीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका मुगल अंपायर में रुतबा होगा। तो ये एक रिलेशनशिप था। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप को समझना है। लेकिन होता क्या है कि अराउंड 18th सेंचुरी में मुगल अंपायर अपने हाईएस्ट इंपीरियल एक्सपेंशन पे पहुंचता है। ठीक है, मुगल अंपायर इस टाइम पे अपने हाईएस्ट इंपीरियल एक्सपेंशन पे होता है। मतलब अगर हम इंडिया के मैप को अगर हम बात करें तो लगभग लगभग कुछ ही पोर्शंस जो थे, अगर हम साउथ के बारे में बात करें, वरना अफगानिस्तान से लेके इवन नॉर्थ ईस्ट तक भी पूरा का पूरा ये जो पोर्शन जो था मुगल अंपायर के कंट्रोल में आ चुका है। अब देखिए, चीजों को यहां से समझते हुए चलिए। कोई भी अगर आपको मिलिट्री अगर एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए मोस्ट दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो आपके पास में आर्म कंटिजेंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास में एक सैन्य बल होना चाहिए, और इस सैन्य बल को और इस पूरे के पूरे एक्सपेडिशन को फाइनेंस करने के लिए आपके पास एक रेवेन्यू होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आएंगे, आपको सोल्जर्स को भी खाना देना है, आपको गोला बारूद तसले भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये दो चीजों के ऊपर प्राइमरली डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन कैसे होगा। अब एक टाइम जब आया, आप धीरे 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 नॉर्थ इंडिया से करते 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 आप साउथ इंडिया तक में पहुंच चुके हैं और अपने एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये तो अब जब तक ये सारे के सारे एक्सपेंशन चल रहे हैं तब तक तो सही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे नए एरिया को कवर करते हुए जा रहे हैं तो आपका जो रिसोर्स का जो बेस है वो तो इंक्रीज हो रहा है। पर एक टाइम के बाद में जब एक्सपेंशन जब पूरा हो चुका है तो अब नए जमीन कहां से लेके आए? अब जो है नए पॉइंट कहां से आपको नए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेट होंगे? ठीक है,
तो और जिन मनसबदारों ने बेसिकली इन सारे के सारे एक्सपेडिशंस में उन्हें मदद किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो एम्परर है वो खुद से जाके सारी की सारी लड़ाई को जीत के आएंगे। बेसिकली उनके जो सिपाही होते थे जो सिपे सालार होते थे, वो ये सारे के सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन करते थे और उसके अराउंड एक एक्सपेंडिचर होता था। तो फिर बादशाह को अब जैसे जैसे जब अंपायर जब अपने पूरे के पूरे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो अब जो मनसबदार को एम्प्लॉय किया गया था, या सपोज कीजिए मान लीजिए कि किसी मनसबदार को 5,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब तो ऐसा नहीं होगा। जब पूरा एक्सपेंशन हो चुका है, रिसोर्सेज अब लिमिटेड होते जा रहे हैं, बट मनसबदार्स जो है वो तो काफी इंक्रीज हो चुके हैं और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ते हुए जा रहा है। तो पेमेंट मनसबदार्स को तो आपको पेमेंट तो करना ही है। तो जब तक एक्सपेंशन चला तब तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही इस एक्सपेंशन में एक स्टे आता है, जब ये अपने आप में कंसोलिडेट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, रिसोर्सेज श्रिंक होने लगे। और इस कारण से जब रिसोर्सेज जब श्रिंक होने लगे, जब मनसबदार को टाइमली पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, जब मनसबदार को भी कुछ बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो जो पूरा का पूरा जो एक पेटर्न और क्लाइंट की बेसिस का जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रखा था, उसके ऊपर आ गया चैलेंज, उसमें आने लगे प्रॉब्लम्स। अब इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एबल कमांडर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स, कई सारे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का को बना तो लिया, ठीक है। अब जो एबल कमांडर्स हैं वो हट गए मुगल अंपायर से और उन्होंने बना लिया सेमी प्रिंसिपैलिटीज। कहने को तो वो कह रहे हैं कि हम मुगल अंपायर की सुजरैनिटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो वो अपने आप में सेमी ऑटोनॉमस, सेमी इंडिपेंडेंट। तो बस, तो जो एबल कमांडर्स है वो अलग हो गए मुगल अंपायर से, और जब यहाँ से इन्हें चैलेंज मिला ब्रिटिशर्स की तरफ से या फॉरेन पावर्स की तरफ से या कुछ इंडिजिनस रूलर्स की तरफ से भी, तो बस मुगल अंपायर को डिक्लाइन करना था, ठीक है। तो यही जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो जनरेट होता है इस टाइम पे, इसी को कहा जाता है क्या, जागीरदारी का क्राइसिस। क्योंकि जमीन तो अब हो चुका है ना, अब कहाँ जाएंगे, अब जाके इंडियन क्या, अब जाके क्या इंडियन ओशियन में जाके जमीन लेंगे। अब इंडियन ओशियन वो तो पूरा का पूरा समुद्र है, और यहाँ तक लगभग लगभग आप कवर कर ही चुके हैं, तो अब कहाँ से आएगा जमीन। इधर भी कई सारे अंपायर है, इधर भी चाइना का अंपायर है, इस तरफ में भी कई सारे ऑटोमन अंपायर है, तो अब जाए तो कहाँ जाए। तो बेसिकली 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि जब मुगल अंपायर जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच जाता है, तो एक जागीरदारी का क्राइसिस आता है। ये जागीरदारी का क्राइसिस बेसिकली मनसबदारी सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे कि देयर इज अ रप्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्परर एंड द एरिस्टोक्रेसी। यानी कि जो एक रिलेशन जो मनसबदारी सिस्टम के तहत मुगल बादशाह और उनके सिपे सलारों के बीच में था, उसमें धीरे 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 करके एक दरार आना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये, ठीक है। इसी के साथ साथ में मनसबदारी सिस्टम में एक और टेंशन उभर के आता है, जिसने कि मुगल अंपायर के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूशन किया, और वो पॉइंट है, मैं आपको दूसरे स्लाइड पे लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 18 सेंचुरी के अराउंड जो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक मुगल अंपायर जो है पहुंच चुका है। तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे पूरा का पूरा ये जो इलाका जो पूरा है, एक तरीके से पूरा का पूरा मुगल अंपायर के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो अब तो हमारे पास कुछ जगह बचा ही नहीं हुआ है, तो ये इसी पॉइंट से एक जागीरदारी क्राइसिस इवॉल्व होता है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट जिससे टेंशन अराइज हुआ मनसबदारी सिस्टम में, वो था मनसबदारों के बीच में आपसी शत्रुता और प्रतिस्पर्धा, यानी कि द म्यूचुअल रिवैलरी एंड कंपटीशन अमंग द नोबल्स, ठीक है। तो इसे समझिए कि अब अगर हम मनसबदारों के कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें, तो बेसिकली कई सारे ग्रुप्स तो थे, लेकिन उन कई सारे ग्रुप्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट पावरफुल जो ग्रुप जो हुआ करते थे मुगल मनसबदारी सिस्टम में, वो 3 ग्रुप थे। पहला थे तुरानी, दूसरे थे ईरानी और तीसरे थे हिंदुस्तानी।
तुरानी कौन थे, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। तुरानी बेसिकली वो लोग थे जो कि टर्किश भाषा बोलते थे, तुर्की भाषा बोलते थे। ठीक है, इसके प्रमुख जो एग्जाम्पल, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, गाजी उद्दीन खान, फिरोज जंग, चिनकुलिज खान, जो कि बाद में चल के निजामुल मुल्क के नाम से जाने गए। फिर दूसरा था ईरानी ग्रुप, जो कि फारसी भाषा बोलते थे, ईरानी ग्रुप। ये कहाँ से आए थे? ईरान, इराक और अफगानिस्तान से रिलेटेड है। इसमें कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं? असद खान और जुल्फिकार खान। हिंदुस्तानी ग्रुप में कौन कौन से हैं? अफगान, शेख जादा यानी कि इंडियन मुस्लिम, राजपूत, मराठास, डेक्कन के जो सरदार थे वो सारे के सारे, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे सैयद ब्रदर्स, खाने दुरन। तो उस समय जो मुगल नोबिलिटी जो था, यानी कि मनसबदार जो थे, वो इस 3 कैटेगरी में, अदर्स भी कई कैटेगरी थे, बट मोस्ट पावरफुल जो कैटेगरी था वो ये 3 कैटेगरी था। अब यहाँ पे हमने मनसबदारी सिस्टम, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि मनसबदारी सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ, जो प्राइम इंपॉर्टेंट है वो है ये कि आप बादशाह के प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जागीरदारी क्राइसिस भी हुआ। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मनसबदारी सिस्टम में क्या पॉइंट है कि आपको बादशाह के प्रति आपको वफादार रहना है। दूसरा, 18 सेंचुरी में हम क्या देखते हैं कि एक जागीरदारी क्राइसिस इवॉल्व हो गया था। तो यही 2 कारण बने जिससे कि इन ग्रुप्स के बीच में भी फाइटिंग इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब फाइटिंग का इसका कारण आप कैसे समझ सकते हैं? अब हर ग्रुप, अब देखो रिसोर्सेज जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, अंपायर के रिसोर्सेज जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो हर ग्रुप क्या कर रहा है अपने आप? सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा कि हम अपने बादशाह को ज्यादा से ज्यादा खुश करके रखें, ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्रुप जो है एक दूसरे को तो दूसरे ग्रुप को दबाना भी है और अपने आप को उठाना भी है। क्योंकि अगर जब ये काम हम करेंगे तभी तो जो हर एक ग्रुप के जो नोबल्स जो हैं, जो मनसबदार जो हैं, उनका जो रेवेन्यू या जो रिसोर्सेस उन्हें जो, या जो पेमेंट उन्हें जो अंपायर की तरफ से मिलना है, बादशाह की तरफ से मिलना है, वही तभी तो कंटिन्यू रहेगा। वरना अगर दूसरा ग्रुप अगर हावी हो गया तो उसका सैलरी बढ़ जाएगा और इनका डिक्लाइन कर जाएगा। तो एक तो पहले ही रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और फिर रिसोर्सेज के बीच में भी कई ग्रुप्स में अपने आप में टकराव हो चुका है, जागीरदारी क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। तो ये भी एक, अब ये सारे के सारे ग्रुप में फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं सारे ग्रुप में से जो एबल लीडर्स थे, उन्होंने अपने 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 बेसिस पे एक एक रीजनल किंगडम्स को स्टैब्लिश कर दिया। तो फिर से मुगल अंपायर जो है वो अपने आप में अकेला पड़ने लगा। आप हमारे नोबल्स कह रहे हैं, जो मनसबदार हैं, जो बड़े मनसबदार हैं, वो कह रहे हैं कि चूंकि आप हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, आप हमें टाइमली सैलरी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? हम जाके अपनी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज को फाउंडेशन करते हैं, क्यों हम वहाँ के टैक्सेस को आपके साथ में शेयर करें? हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बनता है मनसबदारों की में, जो इथनिक, जो इनका जो कॉम्पोजिशन था और जो एक इथनिक लड़ाई जो हुआ, ये हो जाता है। तो बेसिकली एक जो सिचुएशन जो क्या हो जाता है कि एक अनार 100 बीमार, कई सारे मनसबदार हो, हजारों मनसबदार हो गए और जागीर हो गया कम। अब ये एक सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी से सफर करने लगे। तो ये चीजें आपको देखना है कि हाँ, इस तरीके का एक कारण पूरा का पूरा उभर के आता है। तो सभी ग्रुप आपस में लड़ते रहे, बादशाह के आने, हर कोई चाहता है कि मैं बादशाह के नजदीक पहुंचता हूं, और जैसे जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिक्लाइन होते जा रहा है, टेंशन्स और बढ़ने लगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इन सारी चीजों का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या, इम्पैक्ट है। अब जब मनसबदारों के बीच में जब इतना सारा प्रॉब्लम जब चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक तो जो है मनसबदार का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी था, सोल्जर्स को मेंटेन करना, उसको वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आर्मी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन और सुपरविजन नहीं किया जा रहा है, करप्शन हो रहा है। क्यों? अब मान लीजिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, तो पहले कोई एक मनसबदार है जिसको कि 7,000 सैलरी दिया जाता था, टाइम के साथ में जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसको जरूरत है 8,000 रिक्वायरमेंट का।
अब ना तो उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, बट जो उसके जो मिलिट्री कंटिजेंट्स जो हैं उनको तो उसे पेमेंट करना ही करना है। तो जब मुगल एम्परर के तरफ से भी उन्हें जब कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो अब वो भी छोड़ रहे हैं कि अब मैं क्यों इनको ठीक तरीके से मेंटेन करूं, मैं क्यों इनका देखभाली करूं, क्योंकि उसे अपने स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के बाद ही तो वो अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उनको मेंटेन कर पाएगा। तो सारे के सारे एक एक साइकिल इवॉल्व होते जा रहा है। यहां से मुगल फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट होने से मनसबदारी सिस्टम में दिक्कत आ रहा है, मनसबदारी सिस्टम के साथ साथ में विद इन द मनसबदारी सिस्टम जो कई सारे ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। आर्मी में करप्शन इसके कारण से बढ़ रहा है। आर्मी में करप्शन नहीं है तो अंपायर जो है वो वीक होते जा रहा है मिलिट्री, और जब मिलिट्रीली वीक हो जाएगा तो कोई भी अंपायर डिक्लाइन करेगा। तो पूरा का पूरा एक सर्कल बना जिसमें कि अंपायर वीक होता चला गया और धीरे 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 करके अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे ओल्ड हिस्टोरियोग्राफी और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने अपने फर्स्ट पॉइंट को, ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी ने क्या कहा था, ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी ने बेसिकली इस पॉइंट को दिखाया कि कैसे देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी, और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने शो किया कि किस तरीके से ये पॉइंट रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि हमें इन दो पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, इनहेरेंट वीकनेस इन द मुगल इंस्टीट्यूशन और जागीरदारी क्राइसिस। तो फर्स्ट पॉइंट को इन्होंने काट के इस पॉइंट में समझाने का कोशिश किया। अब जो है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास रह जाता है वो है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, और यही इंडिया के इतिहास में सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल पॉइंट रहा है, जो कि इवन आज तक में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये चीज हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में कई बार जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनमें हम कई बार ये चीजें कह देते हैं कि औरंगजेब की नीति थी, औरंगजेब की नीति थी। तो चलिए देखते हैं कि कितना तक और कहां तक ये औरंगजेब की नीति थी और कहां तक औरंगजेब की नीतियों को माना जा सकता है मुगल अंपायर के डिक्लाइन के लिए। ठीक है, तो जब हम रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में दिखाया गया कि नहीं यही रिस्पॉन्सिबल थे मुगल अंपायर के डिक्लाइन के लिए, तो जो इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया था, इतिहासकारों ने जिन पॉइंट को उस टाइम के इतिहासकारों ने दिखाया वो ये था कि 18th सेंचुरी में कई सारे पीजेंट रिवोल्ट हुए थे। 18th सेंचुरी में कई सारे पीजेंट रिवोल्ट हुए थे, यानी कि किसान विद्रोह हुए थे। और इसका कारण क्या बताया गया कि इस पीजेंट रिवोल्ट के होने का कारण क्या था, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। औरंगजेब की ऐसी कुछ नीतियां थी जिसने कि हिंदुओं को के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, और उस प्रॉब्लम के कारण वो मुगल अंपायर के अगेंस्ट में आके खड़े हुए। पर जब हम इन पॉइंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं, हिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट क्या है कि आप फेस वैल्यू पे जो भी आपको चीज दिख रहा है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सबसे पहले चीजों को एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर अपनी किसी कंक्लूजन पे आएंगे। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को इस आइडिया को जब हम देखते हैं जो बताया गया कि पीजेंट रिवोल्ट जो हुआ वो औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी के कारण हुआ, तो पाते हैं कि ये अपने आप में बेबुनियाद एक इर्रेशनल पॉइंट है। ठीक है, अब क्यों इर्रेशनल पॉइंट है, क्यों ये बेबुनियाद है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला बात कि पीजेंट रिवोल्ट यानी कि जो किसान आंदोलन है, ये ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में ये कोई एक एक्सेप्शन का इवेंट हुआ जो कि सिर्फ और सिर्फ 18th सेंचुरी में हमें इंडिया में देखने को मिला। मतलब ना तो 18th सेंचुरी से पहले और ना 18th सेंचुरी के बाद हमें कभी भी हमारे भारत के इतिहास में हमें पीजेंट रिवोल्ट देखने को मिलता है। ये अपने आप में एक फ्लॉ है। तो अगर मुगल अंपायर से भी अगर हम पहले देखें तो हमें ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें कि हमें पीजेंट रिवोल्ट देखने को मिलता है। जब हम ब्रिटिश पीरियड में आते हैं तो भी हमें कई बार देखने को मिलता है, और इवन जब मॉडर्न इंडिया में भी अगर हम आ रहे हैं तो कई बार हम कई प्रकार के किसान आंदोलन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि किसान आंदोलन को, पीजेंट रिवोल्ट को एक यूनिक इवेंट की तरह दिखाना कि इसी के कारण से मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ था, ये अपने आप पे इरेशनल है।
हम देख रहे हैं कि हर पीरियड में हमें पीजेंट रिवोल्ट के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब जब हम पीजेंट रिवोल्ट के कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, कहा यह गया कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण से पीजेंट रिवोल्ट हुआ। अब जब इस पॉइंट को अगर हम एनालाइज करें तो पीजेंट रिवोल्ट होने का, किसान आंदोलन होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या होता है? पीजेंट रिवोल्ट का सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, जब वो हद से ज्यादा, जब वो एक्सेसिव होने लगे, यानी कि कर की वसूली जब अत्यधिक होने लगती है, तब पीजेंट्स को प्रॉब्लम उभर के आता है। पीजेंट्स को नॉर्मल टाइम में क्या है, हम आज यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें वो फैसिलिटी चाहिए। आज भी आप किसान से जाके अगर उसके फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो हमेशा वो क्या डिमांड करते हैं कि जो रेवेन्यू है, और अगर हम एंशियंट और मिडिवल टाइम के बारे में बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका डिमांड था कि रेवेन्यू, क्यों रेवेन्यू तो उन्हें देना ही है, क्यों, क्योंकि स्टेट की तरफ से उन्हें एक सिक्योरिटी मिलता था। लेकिन रेवेन्यू जब एक्सेसिव हो जाएगा तो फिर वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे, वो अपना गुजारा भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे बताया गया है कि पीजेंट रिवोल्ट होने का जो कारण है वो धर्म था। तो धर्म तो हमें देखने को कहीं मिलता ही नहीं है। यहां तो रेवेन्यू का बेस बढ़ा, और रेवेन्यू का जब हम बात करते हैं तो ये तो एक इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, एक आर्थिक संकट हुआ। एक आर्थिक संकट के कारण से हुआ, तो इसमें तो धर्म का हमें कोई पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसमें एक और पॉइंट अंदर की तरफ हम डेल्व करते हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि चूंकि अत्यधिक कर लिया जा रहा था, तो क्वेश्चन ये होगा कि क्यों अत्यधिक आखिर कर लिया जा रहा है, आखिर पहले के सिचुएशन में और अब के सिचुएशन में क्यों चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 18 सेंचुरी में जागीरदारी क्राइसिस इवॉल्व होके आता है। इस जागीरदारी क्राइसिस ने किस तरीके से मनसबदारी सिस्टम को इफेक्ट किया था, जिसमें कि एम्परर और मनसबदार के रिलेशनशिप के बीच में हुआ। ठीक है, तो अगर 18 सेंचुरी में अगर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसे कि हम मनसबदारी सिस्टम कहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि ये इस सिस्टम ने सिर्फ और सिर्फ शासक वर्ग को ही केवल इंपैक्ट किया। जब पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में अगर किसी प्रकार का अगर इकोनॉमिक डिक्लाइन अगर आता है तो हर वर्ग में कुछ ना कुछ उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो शासक वर्ग को तो हमने देख लिया, लेकिन जो पीजेंट है यानी कि जो किसान है, इनके ऊपर भी तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए होंगे। अभी थोड़ी देर में हमने पहले पढ़ा कि मनसबदार को जब अपने हिसाब से जब रिसोर्सेस एम्परर के तरफ में नहीं मिल रहे थे, बट उसे तो अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना है, तो इस फाइनेंसेस को वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, वो पीजेंट से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो जहां अंपायर की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको 1/3 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो वो 50% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा पीजेंट की तरफ से। और जब पीजेंट के से जब आप आधा उसका लेना स्टार्ट, उसके सारे के सारे उससे कर अगर एक्स्ट्रा लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके पास फिर बचेगा ही क्या। कई कई जगह पे 3/4 भी ले लिया जाता था, तो उसके पास अब बचा क्या। तो कारण इसमें धर्म नहीं है, कारण इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है, दैट इज द जागीरदारी क्राइसिस विच इमर्ज्ड इन द 18th सेंचुरी। और वो जागीरदारी क्राइसिस क्यों इमर्ज करता है ये हमने पढ़ लिया। इसके पीछे का कारण होता है जो मुगल एक्सपेंशन जो होता है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, और हर वर्ग अपने अपने रिलेशन को, अब जो मुगल एम्परर है, जब पूरा का पूरा अंपायर जब अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, तो अब उनका भी कोष खाली भर चुका है। अब जब वो ज्यादा अगर कोष अगर अपने खाली करेंगे, तो फिर मुगल एम्परर का भी तो कोष खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से कटौती हुआ, पर मनसबदार के अपने डिमांड है कुछ, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो कहां से कर रहे हैं, पीजेंट की तरफ से कर रहे हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि जब ये टेंशन जब हाइट पे जब अपने पहुंचता है, तो कई सारे हमें पीजेंट रिवोल्ट इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। और इसी पीजेंट रिवोल्ट को मोबिलाइज किया गया। जो हमने, जो सबसे पहले ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में जो सबसे पहला पॉइंट था
क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। क्राइसिस ऑफ लीडरशिप था ही नहीं, जो एबल कमांडर्स थे उन्होंने क्या किया, इसी चीज को एक मुद्दा बनाकर लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसे मुगल साम्राज्य से अपना एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी कार्व आउट करने में अपना एक रोल दिया। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसे कि हमें समझना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इस तरह से पूरा का पूरा एक मुगल अंपायर के डिक्लाइन का हमें कारण देखने को मिलता है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी के कारण से ही हमें सिर्फ पीजेंट रिवोल्ट हुए, और पीजेंट रिवोल्ट के पीछे का जो मेन कारण था वो रिलीजन था। वो रिलीजन नहीं था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, the two most important factor which was responsible for the decline of the Mughal empire was the problem which were generated in the Mansabdari system and the problem which were generated due to the जागीरदारी crisis। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है जिसके तहत पूरे के पूरे मुगल अंपायर के डिक्लाइन को समझा जाता है और जाना जाता है। ठीक है, धर्म का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप खुद से सोच के देखिए कि 1857 में मुगल बादशाह को हटाया जाता है, 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाता है, इसके बीच में स्टार्ट होता है मुगल अंपायर का डिक्लाइन, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे मुगल अंपायर अपने हाईएस्ट एक्सटेंट पे था, यानी कि सबसे पीक पे था। इस समय इतना पावरफुल था कि ईस्ट में और वेस्ट में कोई ऐसा पावर नहीं था जो कि उस समय मुगल अंपायर को चैलेंज कर सके कहीं पे भी। तो जो इंसान मर चुका है, यानी कि औरंगजेब जब मर चुके हैं, तो आखिर उनकी नीति कहां से आ गई? मरा हुआ इंसान नीति कैसे बना सकता है और उसे लागू कैसे करेगा? तो बेसिकली ये क्या था, ये जो मेथड जो था जिसे हम ओल्ड हिस्टोरियोग्राफी में कहते हैं, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। ये अंग्रेजों ने भारत के इतिहास लेखन में एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया था जिसमें कि फूट डाल के नीति करने का शासन था, डिवाइड एंड रूल, और उसी के तहत ये परंपरा चलती है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में इसे डिस्कार्ड किया गया और उसके ओरिजिनल रीजंस को ढूंढने का कोशिश किया गया। ऐसा नहीं है कि ये फुल एंड फाइनल है, इसमें भी टाइम के साथ में चेंजेस उभर के आएंगे, लेकिन जो ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी में रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब एंड द क्राइसिस पर्सनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली डिस्कार्ड किया जाता है। आज के प्रेजेंट टाइम में हम इनहेरेंट, अगर हम मुगल अंपायर के डिक्लाइन के बारे में बात करें, तो दो मेन लीड पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनमें कि आपको एक्सप्लेन करना है और समझाना है। ठीक है, सबसे पहला है इनहेरेंट चैलेंजेस विच वे आर प्रेजेंट इन द मुगल इंस्टीट्यूशन। इसमें कैसे आपको मनसबदारी सिस्टम के बारे में डिफाइन करना है, बताना है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया है। उसी तरीके से कैसे रिलीजियस पॉलिसी को समझाया गया है। पीजेंट रिवोल्ट होने का कारण कोई रिलीजियस पॉलिसी नहीं था, बल्कि एक जागीरदारी क्राइसिस था, और उस जागीरदारी क्राइसिस के कारण से कई सारे सिचुएशन उभर के आते हैं और इन टोटल एक पिक्चर उभर के आता है मुगल अंपायर के डिक्लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पॉइंट को सबको समझना है। इसी के साथ साथ इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि कई बार यूपीएससी के अंदर में एक टेंडेंसी बना हुआ है कि वो कई बार सारे टर्म्स को पूछ लेती है और उसके मीनिंग को डायरेक्टली आपसे पूछती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है, जैसे मनसबदारी सिस्टम, नकदी, जामा, तनख्वाह जागीर, वतन जागीर, पैबकी, खालिसा, पेशकश, मलगुजारी, ननकर, खुदखस्त, परिखस्त, आमिल्स, इजारादारी, फितना, खानजादा, तो ये बस एक बार आपको याद करते हुए जाना है, रिवाइज करते हुए जाना है, और इन सारी चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, राइज ऑफ रीजनल पावर्स इन द 18th सेंचुरी। इसके बाद का जस्ट टॉपिक है। एक दूसरे मुगल अंपायर डिक्लाइन के साथ में भी ये आपको और भी ज्यादा ये फैक्ट क्लियर होते चला जाएगा कि किस तरीके से एक पिक्चर चल रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को आप सुनिए, इसे नोट डाउन कीजिए, जहां भी अगर आपको डाउट एंड डिफिकल्टी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज के अपने इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए,
और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।